नमस्कार, बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन का चौथा सीरीज शुरू करने वाले हैं। इस सीरीज में हम लोग देखेंगे उच्च वोल्टापाइजेशन का लाभ। मतलब बेसिकली हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखने हैं कि हाई वोल्टेज जब ट्रांसमिशन किया जाता है वो तो उसका क्या बेनिफिट है। जैसे कि हम बता देना चाह रहे हैं कि इसका जैसे इसका प्रीवियस सीरीज जब हमने किया था तो लगभग इसी टाइप का टॉपिक से संबंध रख रहा था, जो कि था, मैं को एक बार बता देना चाहूँ कि एसी और डीसी ट्रांसमिशन का तुलना, जिसमें हम बताए थे कि हमारा जो एसी ट्रांसमिशन होता है उसका क्या लाभ है। ठीक है, सेम इसी प्रकार के ये सीरीज है कि उच्च वोल्टता जो ट्रांसमिशन किया जाता है उससे क्या लाभ होने वाला है। उच्च वोल्टता किस में करेंगे, हम लोग एसी में करेंगे। क्यों? क्योंकि जो ट्रांसमिशन लाइन होता है उसका या कोई वोल्टेज जो होता है वो एसी वोल्टेज को उच्च या नीच किया जा सकता है, मतलब स्टेप अप या स्टेप डाउन किया जा सकता है। डीसी वोल्टेज को नहीं किया जा सकता है, क्योंकि डीसी वोल्टेज में क्या होता है, इंडक्शन इफेक्ट नहीं होता है, जिसके कारण उसको आप उसमें ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं कर पाएंगे, जिससे वोल्टेज का स्टेप अप और स्टेप डाउन करना मुश्किल होता है। अब इसमें हम समझेंगे कि जो हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम है, जैसे आप देखे होंगे कि वंस 132 होता, 220 होता है और 665 केवी का होता है, जो कि हाई, जिसको हाई टेंशन टावर भी बोला जाता है, हाई टेंशन ट्रांसमिशन सिस्टम भी बोला जाता है। ठीक है, तो क्यों जरूरत पड़ता है, क्या लाभ है, इससे लाभ है या नहीं है, ऐसे ही करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात कि ऐसे तो करेंगे नहीं जब तक कि लाभ ना होगा। तो लाभ है, क्या क्या लाभ है उसको हम देखने वाले हैं। और वो क्यों लाभ है, वो हमको लाभ क्यों मिलता है उससे, इसका क्या रीजन है कि हम जब वोल्टेज को स्टेप अप कर रहे हैं तो उससे क्या लाभ, क्यों लाभ मिल रहा है, इसको भी हम इस सीरीज में देखने वाले हैं। जिसमें देखेंगे कि धातु का बचत कैसे होता है, हम कैसे धातु का बचत जो कर लेते हैं, मतलब बेसिकली कंडक्टर का जो साइज होता है उसका हम कम करके धातु का बचत करते हैं। और शक्ति व्यय में जो कम होता है वो कैसे होता है, दक्षता में वृद्धि कैसे हो जाता है, वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है क्या इस पे प्रभाव पड़ता है, वोल्टेज रेगुलेशन पे स्थापना लागत में क्या होगा। स्थापना मतलब इंस्टॉलेशन, जब टावर मान लीजिए 100 200 500 टावर बनाना है तो उस पे क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, और निम्न वोल्टेज ड्रॉप कैसे होगा, ये सब सारे जो है टॉपिक जो है इस पे हम इस सीरीज में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सीरीज। इस सीरीज को हम थोड़ा सा फिगर से समझने का कोशिश करेंगे। देखिए, ये जो टावर इसमें दिख रहा होगा, टावर नंबर मान लीजिए ये, मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ। टावर नंबर मान लीजिए 1 है। ठीक है, और ये टावर नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7, मान लीजिए 7 टावर इसमें दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 1 से लेकर 7 टावर दिख रहा है। देखिए, एक तरफ से सप्लाई आ रहा होगा, दूसरे तरफ जा रहा होगा। मान लीजिए 1 से सप्लाई आ रहा है। ठीक है, इसको बोल सकते हैं कि इसको बोल सकते हैं सेंडिंग, सेंडिंग इंड बोला जाता है इसको। तो मतलब फील्ड को सेंड किया जा रहा है, दूसरे ओर जो जा रहा है 7 की ओर, इसको हम रिसीविंग इंड बोल सकते हैं। ठीक है, इंड बोल सकते हैं। मतलब इधर से सप्लाई आ रहा है और ऐसे की ओर, ऐसे होते हुए 7 की ओर होते हुए जा रहा है। ठीक है, 1 से होते हुए 7 की ओर जा रहा है। इस फिगर में जो हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं बेसिकली ये कि जो ट्रांसमिशन सिस्टम काम करता है ना, कि एक एक तरफ से सप्लाई दिया जाता है। मान लीजिए जनरेटिंग स्टेशन है, जनरेटिंग स्टेशन जो सप्लाई दिया जाएगा वहां पे उसको सेंडिंग एंड बोला जाएगा। और जो इधर रिसीव किया जाता है ट्रांसमिशन सिस्टम में, उसको रिसीविंग एंड बोला जाता है। 2 एंड होता है, सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, सिंगल लाइन में बना ले रहे हैं। सिंगल लाइन में बनाने से क्या होगा ना, थोड़ा समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए 1 नंबर जो टावर है यहाँ पे है और 7 नंबर जो टावर है यहाँ पे है। ठीक है, इसका किलोमीटर मान लीजिए हो सकता है 1000 किलोमीटर हो। अब एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहे हैं, या आप ऐसा कर सकते हैं कि एक टावर के बीच में मान लीजिए 600 से 700 डिस्टेंस होता है। मान के चलिए इसको 500 मीटर है। ठीक है, डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में? 500 मीटर है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि हम वोल्टेज को क्या कर रहे हैं, स्टेप अप। क्योंकि हम यहाँ जो टॉपिक जो आज लेने वाले हैं कि उच्च वोल्टा ट्रांसमिशन का लाभ देखने वाले हैं। बेसिकली हम इसमें देख रहे हैं कि वोल्टेज को स्टेप अप करने से क्या लाभ होगा। तो मान लीजिए पहले जो हो रहा था, इसमें हम 400 वोल्ट सप्लाई दे रहे थे। ठीक है, तो जब हम स्टेप अप कर दिए तो 4000 वोल्ट हम इसको सप्लाई करेंगे। 400 से 4000 करने में क्या फ़र्क होगा? मतलब वोल्टेज को जब हम उच्च कर रहे हैं, वोल्टेज को जब स्टेप अप कर रहे हैं,
क्या होता है? तो जब आप ट्रांसफार्मर या पावर से आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे, देखिए V बराबर होता है P बराबर होता है V और I, ठीक है? I बराबर क्या होगा? P बटा V, मतलब ठीक है, P बटा V होगा। कहने का मतलब कि जब आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे ना, वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट कम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, वोल्टेज को बढ़ाने से करंट कम होगा। क्यों? कि देखिए करंट जो है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज है। करंट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज है। तो करंट को बढ़ा वोल्टेज को बढ़ाने से करंट कम हो जाता है। मतलब आप 400 से 4000 अगर वोल्ट करते हैं किसी भी ट्रांसमिशन सिस्टम में, तो इसका करंट जो होगा ना कम हो जाएगा, करंट का मान कम हो जाएगा। ठीक है? सबसे पहला ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है। सेकंड में हम देखते हैं, पहला क्या हुआ, वोल्टेज बढ़ाने से V को हम इंक्रीज किए हैं, तो I जो हो गया, I कम हो गया। सेकंड क्या हो गया? देखिए दो चीज होता है, एक होता है लाइन लॉस और दूसरा होता है कंडक्टर का साइज। लाइन लॉस बराबर फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर, और कंडक्टर का साइज बराबर जो हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं वो हम थोड़ा सा निकाल लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए आर बराबर क्या होता है, रो एल बाई ए क्या है, कंडक्टर का एरिया, ए क्या है, कंडक्टर का एरिया। अब हम ये निकालने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? ये जब निकालने का कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा रो एल बाई आर हो जाएगा, ठीक है? अब इसको मान लीजिए ये फिक्स है, ठीक है? तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या होता है फॉर्मूला, V बटा आई, ठीक है? अब ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा V बटा आई। अब इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो ए बराबर हो जाए, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई का, क्योंकि आई जो है ऊपर चला जाएगा, ठीक है? अब देखिए कहने का मतलब हुआ कि अ, अगर करंट बढ़ाते हैं, करंट को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो आपको कंडक्टर का एरिया जो है ना वो बढ़ाना पड़ेगा। कंडक्टर का एरिया बढ़ाना पड़ेगा। मान लीजिए अगर इससे 10 एम्पीयर ले जा रहे हैं, अगर 20 एम्पीयर ले जाना है तो इससे आपको कंडक्टर बढ़ाना पड़ेगा, साइज उसका बढ़ाना पड़ेगा, एरिया बढ़ाना पड़ेगा। तो अब देखिए हमने क्या किया था कि वोल्टेज को बढ़ा करके, वोल्टेज को बढ़ा करके आई को क्या किया था, कम कर लिया था। अब इससे क्या हुआ, देखिए दो चीज हुआ। पहले तो लाइन लॉस कम गया, लाइन लॉस क्या हो गया, कम हो गया। आई स्क्वायर होता है लाइन लॉस बराबर। अब जब आई कम गया, आई कितना कम गया, स्क्वायर में कमा है, तो लाइन लॉस हमारा कम जाएगा। मतलब ये जो ट्रांसमिशन लाइन यहाँ से मान लीजिए 100 वाट दे रहे थे, और यहाँ पे जो मान लीजिए यहाँ पे कितना प्राप्त हो रहा था, 100 वाट नहीं प्राप्त हो रहा था, कम प्राप्त हो रहा था, ठीक है? तो वो उसको हम मिनिमाइज कर लिए। कहने का मतलब हुआ ना कि जो हमारा लाइन लॉस हो रहा था, मान लीजिए लाइन लॉस पहले 100 वाट हो रहा था, तो ये इसको कम कर लिया जाएगा। कब? वोल्टेज को स्टेप अप करके, क्योंकि हमारा करंट को मान जो हो गया ना कम हो गया। दूसरा जो हमारा कंडक्टर का साइज जो था उसको भी हम कम कर सकते हैं। मान लीजिए आई का मान पहले 20 एम्पीयर था, ठीक है? अब हम वोल्टेज को स्टेप अप कर लिए तो हमारा आई का मान हो गया 10। अब सोचिए कि सीधे डबल क्या हो गया कि हमारा जो कंडक्टर का साइज था उसको कम करने में हमको कम कर सकते हैं। मान लीजिए पहले हम 20 एम्पीयर के लिए इतना हमको इस्तेमाल करना पड़ रहा था, अब कितना करना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा। इसके लिए हम समझाना चाह रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे समझाना पड़ेगा। बाकी हम डेटा को देख लेंगे कि क्या प्रोपोर्शनल में होता है, क्या मतलब जैसे कह सकते हैं कि ये इसका साइज 20 एम्पीयर पे होगा या 10 एम्पीयर पे। अभी बेसिकली हम ये समझाना चाह रहे हैं कि हम करंट को, वोल्टेज को जब बढ़ाते हैं तो हमारा करंट कम हो जाता है। करंट कम होने से लाइन लॉस कम हो जाता है, क्योंकि इसका डिपेंडेंट करता है आई स्क्वायर आर पे। और लाइन लॉस के साथ साथ हमारा कंडक्टर का जो एरिया है उसको भी कम कर सकते हैं। कंडक्टर का एरिया हम कम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए कंडक्टर का एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई, मतलब आई का मान अगर ज्यादा है तो कंडक्टर ज्यादा मोटा इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है? जब हमारा करंट कम हो गया तो पतला कंडक्टर से भी हम काम चला सकते हैं। तो देखिएगा मैक्सिमम, आप एक चीज आप गौर करिएगा, देखिए जो ध्यान दीजिएगा, कभी आप देखे होंगे जो आपके गांव में जो ट्रांसफार्मर होता है वहां पे क्या होता है, 11 के भी आता है। ध्यान दीजिएगा, गौर से ध्यान दीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ फैक्ट है, ठीक है? और इधर 220 वोल्ट सप्लाई करता है, जो कि आपके घरों में जाता है सप्लाई, ठीक है? इसका ये तो तार होता है ना, ये पतला होता है, ध्यान दीजिएगा, पतला तार होता है, और ये मोटा तार होता है।
कभी गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्यों हो गया? क्योंकि देखिए, ये इसका वोल्टेज ज़्यादा है तो इसमें करंट कम होगा, और इसका वोल्टेज कम है तो इसमें करंट ज़्यादा होगा। ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफार्मर के पास देखिएगा कि इसका वोल्टेज, इसमें वोल्टेज इसका ज़्यादा है इसलिए करंट कम होगा। अब करंट कम होगा तो इसको हम पतला तार रख सकते हैं, और इसका वोल्टेज कम हो गया इसलिए इस करंट का मान ज़्यादा होगा, ठीक है? इसलिए इसको मोटा तार रखा जाता है। देखिएगा, आप कभी भी गौर करिएगा, क्योंकि आपके आसपास में ट्रांसफार्मर होगा, ठीक है? यही लॉजिक है इसमें भी लगता है कि हम यहाँ पे जो करंट का मान को बढ़ा करके एरिया को कम कर सकते हैं। एरिया को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। तो हमारा लाभ क्या हो गया? क्या-क्या लाभ हो गया? कि हमारा जो ट्रांसफार्मर का जो लाइन लॉस था वो कम हो गया। लाइन लॉस कम होने से क्या हो जाएगा? जो हमारा इसमें लॉस हो रहा था, मान लीजिए हम 100 वाट दे रहे थे, तो मान लीजिए फर्स्ट कंडीशन में 80 वाट मिल रहा था। अब क्या होगा, जब हम लाइन लॉस कम हो गया तो यहाँ पे हम 90 वाट या 95 वाट हम, मतलब एनर्जी जो आउटपुट में जो हम रिसीविंग एंड में पावर था ना, वो ज़्यादा मिलने लगेगा। क्यों? क्योंकि लाइन लॉस कम हो गया। दूसरा क्या हुआ कि जो कंडक्टर हम इस्तेमाल कर रहे थे ना, कंडक्टर का साइज पतला हो गया, जिससे हमारा जो कॉस्ट हो गया ना, कॉस्ट कम हो गया। इंस्टॉलेशन कॉस्ट हो गया कम, या हम कह सकते हैं मान लीजिए फिर कंडक्टर चेंज करने का ज़रूरत है, तो उसका भी कॉस्ट, और जो कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, कंडक्टर का कॉस्ट जो होता है ना, काफ़ी मायने रखता है। तो मान लीजिए पहले आप इतना मोटा लगा रहे थे, अब इतना लगा रहे थे, अब इसके अनुसार, क्योंकि एक किस चीज़ का, कॉपर का बना होता है, ये भी कॉपर का बना है, तो अब इसका कॉस्ट काफ़ी कम हो गया, ठीक है? जो 2 चीज़ हो गया, जो कि मेन हुआ। बाकी हम इसका लैंग्वेज से देख लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले क्या होता है? चालक धातु का बचत। वो उच्च वोल्टता के क्या लाभ है? चालक धातु का बचत। धातु का बचत कैसे हुआ? क्योंकि हमने वोल्टेज को बढ़ाया, करंट कम हुआ, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एरिया, और एरिया जब कम हो गया तो हम पतला तार का इस्तेमाल कर सकते हैं। पतला तार कहने का मतलब कि पहले अगर 100 टन इस्तेमाल हो रहा था, अब हम 20 टन जो कॉपर है उसमें हम काम चला सकते हैं। तो हमारा धातु का बचत हो गया। अब इसको पढ़ लेते हैं। उच्च वोल्टता पर पारेषण मतलब ट्रांसमिशन करने का धातु की चालक की आवश्यकता कम होती है, जिससे लागत में बचत होती है। लागत कम लगेगा, जाहिर सी बात है। उच्च वोल्टता पर पारेषण करने से करंट कम होता है, जिससे धातु चालक की आवश्यकता कम होती है, ठीक है? करंट कम कब कैसे कैसे हुआ? क्योंकि वोल्टेज को हम बढ़ा लिए, ठीक है? विद्युत शक्ति व्यय में कमी। विद्युत शक्ति व्यय जो हमारा लाइन लॉसेस हो रहा था ना, उसमें कमी हो जाएगा। उच्च वोल्टता पर पारेषण करने से विद्युत शक्ति हानि जो है कम होती है, जिससे ऊर्जा की बचत होती है। ऊर्जा बचत हो गया ना, पहले 100 वाट था, उसमें 50 वाट लॉस हो जा रहा था। तो लॉस नहीं हो रहा ना, आप कम लॉस, अरे लॉस ऐसा नहीं कि जीरो हो सकता है, जीरो नहीं होता है, कम जाता है काफी, ठीक है? उच्च वोल्टता पर पारेषण करने से लाइन लॉसेस कम होती है, जिससे ऊर्जा की बचत होती है। दक्षता में वृद्धि। दक्षता में वृद्धि कैसे होगा? कि देखिए, पहले मान लीजिए इनपुट 100 था, 80 आउटपुट था। मतलब इनपुट आउटपुट कहने का मतलब कि सेंडिंग एंड हो गया और रिसीविंग एंड हो गया। इसका भी जब दक्षता निकालेंगे ना, एफिशिएंसी निकालेंगे, तो ऐसे ही होता है, आउटपुट और इनपुट कैलकुलेट होता है, ठीक है? अब क्या हो गया, 80 की जगह पे 95 हो गया। तो देखिए आउटपुट हमारा बढ़ गया ना, आउटपुट जब बढ़ गया तो एफिशिएंसी भी बढ़ गया, ठीक है? वोल्टेज रेगुलेशन भी बढ़ जाएगा। देखिए आगे आएगा, उत्तम वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन देखिए क्या होगा, V बराबर होता है IR, ठीक है? मतलब इस लाइन में जो लॉस हो रहा है, इस लाइन में जो वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, उसका बराबर V बराबर होता है IR। अब I को मान को आप क्या कर दिए? कम कर दिए। तो हमारा जो V का मान, जो वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, वो भी तो कम हो जाएगा ना, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V। तो इसका जो लाइन लॉस होता है ना, वोल्टेज रेगुलेशन भी बेहतर हो जाता है। कहने का मतलब कि जो वोल्टेज हम यहाँ पे दे रहे थे, यहाँ पे मान लीजिए 500 वोल्ट दे रहे थे, ठीक है? तो हमारा ज़्यादा मतलब ड्रॉप हो जा रहा था इसमें, भी IR जो हो रहा है ज़्यादा हो जा रहा था। अब हम इसको कर दिए 5000, ठीक है? तो जिसके कारण हमारा करंट कम हो गया। करंट कम हो गया तो वोल्टेज रेगुलेशन मतलब वोल्टेज ड्रॉप हमारा बेहतर हो गया, मतलब कम गया। इसलिए वोल्टेज रेगुलेशन हमारा बेहतर हो गया, ठीक है? आगे हम बात करते हैं स्थापना लागत में बचत। स्थापना लागत में बचत करने के बाद जो इंस्टॉलेशन कास्ट, मान लीजिए 5, देखिए कहीं भी जनरेटिंग स्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन जो जहाँ पे कंज्यूमर होता है, उसका डिस्टेंस काफी होता है। मान के चलिए 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर में बहुत सारा ज्यादा टावर लगेगा। टावर लगेगा तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? क्योंकि हमारा कंडक्टर का साइज जो है ना, कम गया। पहले हो सकता है 10,000 टन जो है कोयला वो कॉपर लग रहा था, अब हो सकता है 2000 टन में कॉपर में हमारा काम चल जाएगा। दूसरी बात कि
पहले मान लीजिए 10,000 टन उठाने के लिए टावर बनाना पड़ता, उस स्टेमिना का बनाना पड़ता, उस मजबूती के लिए बनाना पड़ता। अब हमारा टावर का भी क्षमता हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हम 1000 टन जो है हमको कॉपर को सिर्फ लोड देना है, तो हमारा टावर का भी जो है स्टेमिना, वो टावर में भी जो है टावर को हम कम ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? तो ये हमारा इंस्टॉलेशन का जो है स्थापना का में लागत का बचत हो जाता है। निम्न वोल्टेज ड्रॉप कैसे हो रहा है? क्योंकि हमारा आई का मान क्या हो गया? कम हो गया, इसलिए V बराबर हो IR होता है, वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है? तो चलिए, उम्मीद है कि आपको वीडियो मेरा अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगता है, लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, मैं आपको समझा पा रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। अब एक चीज़ हम इसमें देख लेते हैं, डीसी की अपेक्षा एसी का अवगुण क्या है? अगर डीसी में हम एक्चुअली इसको पीछे करना चाहिए था, ठीक है? इस पिछला सीरीज में करना चाहिए था कि डीसी और एसी में कंपैरिजन हम पिछला सीरीज में पढ़ रहे थे। चलिए हम यहाँ भी कर लेते हैं, थोड़ा-सा मेरे पास टाइम है 20 मिनट में, कोशिश करता हूँ कि 20 मिनट में मेरा वीडियो खत्म हो जाए, 16 हुआ है। सीमित चुंबकीय प्रभाव ना कि अगर डीसी के जगह पर एसी का ट्रांसमिशन अगर आप कर रहे हैं, तो चुंबकीय प्रभाव सीमित रहेगा। कहने का तो इलेक्ट्रोमैग्नेट अगर बनाने की जरूरत है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बनेगा, जो कि छोटा इशू है, कोई बड़ा नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेट हमेशा बनाने के लिए क्या होता है? डीसी सप्लाई का जरूरत होता है। ठीक है? भू संयोजन की आवश्यकता, जब आप डीसी की जगह पे एसी का ट्रांसमिशन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भू संयोजन सभी, जितना भी इंस्टॉलेशन है, जितना भी इक्विपमेंट है, उसको आपको अर्थिंग करना जरूरी है। जितना भी इक्विपमेंट है उसको अर्थिंग करना जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, एसी में क्या होता है? इंडक्शन इफेक्ट होता है। एसी में क्या होता है? इंडक्शन इफेक्ट होता है। इंडक्शन इफेक्ट एसी में ही होता है, डीसी में नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अब इंडक्शन इफेक्ट होगा तो मान लीजिए इसमें आप एसी सप्लाई दिए हैं, तो इसका इंडक्शन से क्या होता है? ये मान लीजिए धातु का बना है, इसमें इफेक्ट आ जाएगा और जब इसको टच करेंगे तो सप्लाई आपको से हुए गुजरे, मतलब आपको शॉक लग जाएगा, इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। इसलिए आपको इसको भू संयोजन मतलब अर्थिंग करना जरूरी होता है। ठीक है? क्यों? क्योंकि एसी में इंडक्शन इफेक्ट होता है। आगे हम बात करते हैं एसी के द्वारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपको करने की जरूरत है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? एक सेपरेट हम वीडियो बना देंगे। ठीक है? अभी बनाया नहीं है। धातु शोधन और बैटरी चार्जिंग में कार्य नहीं करता है। एसी जो होता है ना, एसी का उपयोग जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, धातु शोधन, बैटरी का चार्जिंग में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इस तीनों के लिए किसका जरूरत होता है? डीसी सप्लाई का। इसलिए एसी का यहाँ ये सब अवगुण है। ठीक है? लेकिन जो जो कि छोटा है, अगर हम चाहें तो इसको क्या करेंगे, रेक्टिफायर से कन्वर्ट करके डीसी कर लेंगे और डीसी के बाद हम इसका उपयोग कर लेंगे, लेकिन डायरेक्टली नहीं कर सकते, बेसिकली ये कहना चाह रहा है। ठीक है? तो चलिए आज हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।